नमस्कार बच्चों। लखनवी अंदाज कहानी के इस दूसरे वीडियो में हम आगे के घटनाक्रम को पढ़ेंगे। जब लेखक ट्रेन में बैठकर यात्रा कर रहे थे, तब उनके सामने बैठे सफ़ेद पोश सज्जन जब खीरा खाने की तैयारी करते हैं, तब एक बार फिर से लेखक को पूछते हैं वो कि क्या आप भी खीरा खाएंगे, क्योंकि उन्हें इस तरह से अकेले बैठ के खीरा खाने में असमंजस हो रहा था। सामने एक और यात्री है, इसलिए उन्होंने पूछा, पर लेखक क्योंकि पहले मना कर चुके थे, इसलिए वो आगे क्या जवाब देते हैं, आइए देखते हैं इसको। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक बताते हैं कि मैं पहले एक बार मना कर चुका था। जब शुरू में नवाब साहब ने पूछा था कि क्या आप खीरा खाएंगे, तब लेखक ने, आपको याद होगा, मना किया था। और अब जब दोबारा नवाब साहब पूछ रहे हैं, तो लेखक को ये लग रहा है कि अगर मैं अब हाँ कहूँगा, उनके मुंह में पानी तो आ रहा था। खीरे की फांकों को ये नमक जो पड़ गिरने से जो जो दृश्य दिख रहा था, उसको देख के उनके मुंह में पानी आ रहा था। वो खीरा खाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एक बार मना कर चुके थे, अब एक बार मना करने के बाद अब दोबारा से अगर वो खीरा खाएंगे, हाँ करेंगे, तो उन्हें लग रहा था कि ये मेरे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाएगा, कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। ये व्यक्ति अपने एक विचार पे कायम नहीं, कभी नहीं कहता, कभी हाँ कहता है। तो इस तरह उन्हें लगा कि ये मेरे बारे में एक जो है गलत विचार जाएगा, और इसीलिए अपने उस आत्मसम्मान को बचाने के लिए लेखक ने दोबारा से खीरा खाने के लिए मना कर दिया। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। लेखक ने उत्तर दिया कि धन्यवाद के साथ कहते हैं कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब का मतलब होता है जरूरत, कि इस वक्त खीरा खाने की उनको कोई तलब, कोई भूख नहीं लग रही है। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा का अर्थ होता है हाजमा या पेट कह सकते हैं। कहते हैं कि मेरा हाजमा भी जरा कमजोर है इस समय। किबला शौक फरमाइए, कृपया आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ होता है लंबा, और निश्वास होता है सांस को अंदर लेना, सांस अंदर भीतर खींचना। तो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। देखिए, बड़ा ही रोचक सा घटनाक्रम हुआ, जैसा आप सोच भी नहीं रहे होंगे। नवाब साहब खीरा खाने के लिए उन्होंने उठाया खीरे को, क्या किया उसके बाद देखिए, खाया है कुछ भी नहीं उसमें से। खीरे की फांक को उठाते हैं, उसे अपने नाक के पास ला करके गहरी सांस लेते हैं, मतलब उसका जो सुगंध है, उसके स्वाद की, उसको अंदर महसूस करते हैं। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, और जो मुंह में पानी आया था उस खीरे को देख के वो अंदर घुटक जाते हैं, पी जाते हैं उसको। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। कितनी अजीब बात, देखिए, खाने के लिए उस खीरे को उठाते हैं वो, लेकिन खाते नहीं हैं, खिड़की से बाहर उसको फेंक देते हैं। ये कैसी अजीबोगरीब देखिए घटनाक्रम है इसका। देखिए, नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इन नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की फांकों को उठाया जरूर, लेकिन एक भी फांक को उन्होंने खाया नहीं। उसके सुगंध का आनंद ले लिया सिर्फ, और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसके पीछे कई तरह के कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण ये हो सकता है कि शायद उन्हें अकेले इस तरह खीरे खाना मंजूर ना हो। सामने एक और व्यक्ति है और अकेले वो खीरा खा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा शायद इसमें जो है बुरा लग रहा था कि मैं अकेले खीरा कैसे खाऊं, लेकिन उसको काट चुके थे वो, इसलिए उसको सुगंध उसका ले लेते हैं, तो आधा स्वाद उसका ले लिया उन्होंने। दूसरा ये कारण हो सकता है कि शायद सामने वाले को ये दिखाना चाहते हो कि भाई मैं कोई गरीब आदमी थोड़ी हूँ कि मैं खीरा खाऊंगा। खीरे जैसी चीज़ को तो मैं सिर्फ सूंघ के ही पेट भर लेता हूँ। तो ये दो अनुमान लगाए जा सकते हैं उनके इस काम को देखते हुए। खैर, लेखक क्या सोचते, देखिए, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। इस तरह होंठ पोंछे जैसे अभी खाया हो रहा है, खाया कुछ भी नहीं था। तो हाथ और अपने होंठ पोंछ लेते हैं, और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। ये सब कुछ लेखक कल्पना कर रहे हैं, सचमुच में ऐसा किसी ने कहा नहीं है।
लेखक ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे सामने वाला आदमी दिखाना चाहता हो कि देखो भाई मैं तो रईस हूँ, मैं खीरा थोड़ी खाता हूँ, खीरे जैसी चीज़ को तो सूंघ के ही फेंक देता हूँ। ये सब लेखक सोच रहे, केवल कल्पना करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब ये नवाब साहब अपनी सीट पर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का अर्थ होता है बच्चों सहमति, और सिर खम करना मतलब सिर झुका लेना। अब ये जो काम उन्होंने किया उसके लिए लेखक जो है सहमति में सिर हिला लेते हैं। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। और मन ही मन लेखक सोचते हैं कि अब पहले जो उनको बुरा लग रहा था कि रईस होते हुए भी गरीबों का खाना भोजन खीरा खा रहे हैं, और अब उनको लग रहा था कि हाँ भाई ये तो रईस आदमी ही है, इसने खीरे को खाया ही नहीं, फेंक दिया उसको। जैसे इसने अपनी रईसी परंपरा को जिंदा बरकरार रखा। और वो सोचते हैं कि ये है रईसों की नज़ाकत, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। लेखक को एक नई चीज़ देखने को मिली। बिना खीरा खाए ही खीरे का आनंद लिया इस आदमी ने। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, या इसको नफीस लिखा है, इसके लिए उर्दू शब्द है। नफीस का अर्थ होता है एकदम अनोखा या नया। तो इस तरह से खीरे खाने का जो ढंग है, खीरे का मजा लेने का, ये बिल्कुल अनोखा ढंग देखा आज लेखक ने, और इसे वो एब्स्ट्रैक्ट तरीका कहते हैं। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? अब लेखक सोचते हैं कि क्या इस तरह से केवल सूंघ करके किसी वस्तु का मजा लेने से क्या किसी का उदर अर्थात पेट, क्या उसकी तृप्ति, तृप्ति होता संतुष्टि, क्या इस तरह से किसी का पेट भर सकता है? किसी की भूख मिट सकती है क्या? बिना खाए ही कैसे भूख मिटेगी? तो वो सोच रहे हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अभी लेखक ये सोच ही रहे हैं, तब तक सामने नवाब साहब ने एक बड़ी सी डकार ली, जैसे खूब सारा खाना खाया हो और पेट अच्छे से भरा हो उनका। तो वो डकार लेते हैं और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, वो नवाब साहब कहते हैं, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। खीरे के बारे में बताते हैं वो कि वैसे तो ये लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील। शकील का अर्थ होता है जो पचाने में भारी हो, जिसको हजम करना कठिन हो। तो इस तरह से वो खीरा न खाने के पीछे कारण बता रहे हैं। अन्यथा खीरा जो है, क्योंकि 80% पानी होता है बच्चों उसमें, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं कि पचाने में कठिन हो। लेकिन अब क्योंकि खीरा फेंक दिया था उन्होंने, तो ये बहाना कर रहे हैं कि खीरा शकील होता है, यानी वो पचने में जो है थोड़ा मुश्किल होता है। शायद ये दिखाना चाह रहे हो कि जो नवाब लोग होते हैं बड़े ही नाजुक होते हैं, खीरे जैसी चीज़ भी उनके लिए पचने में भारी हो जाती है। तो बताते हैं कि खीरा शकील होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद शब्द का अर्थ होता है जो बदकिस्मत हो। तो ये जो खीरा है उसके लिए कह रहे हैं कि जो मैदे पर, ये क्या करता है, मैदा का अर्थ होता है हाजमा, जो भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है ना, मैदा, तो उस पर बोझ डाल देता है, यानी ये पेट पर भारी पड़ता है, पचने में मुश्किल होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब लेखक ने जब ये बात सुनी और उनका जो डकार का शब्द सुना, ये सब कुछ सुन के कहते हैं कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गए, मुझे तो एक नया ज्ञान आज मिल गया। ज्ञान के चक्षु अर्थात आंखें खुल गई मेरी आज। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। और तब उन्हें लगा कि ये मुझे एक नया विषय आज मिल गया, जिसे मैं लिखना चाहता था, जैसी कहानी, आज मुझे वैसी ही एक कहानी मिल गई, जिसे हम नई कहानी कह सकते हैं, आज की आधुनिक कहानी कह सकते हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक अंत में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अगर बिना कुछ खाए ही कोई व्यक्ति, उसका पेट भर जाए और वो डकार भी ले ले, अगर ऐसा संभव है, तो बिना ज़्यादा पात्रों के, बिना ज़्यादा घटनाओं के और बिना ज़्यादा विचार भरे हुए एक कहानी भी लिखी जा सकती है। बस केवल उसके लिए लेखक की इच्छा होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए। अगर लेखक चाहता है तो वो किसी भी विषय पर कहानी लिख सकता है, जैसे कि कहानी लिखी गई है, जिसमें अधिक पात्र नहीं है, अधिक घटनाएं भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें विचारधारा भी नहीं जुड़ी हुई है।
आमतौर पर कहानियों में बहुत सारे पात्र होते हैं, नाटक में पात्र होते हैं और कई सारी घटनाएं दिखाई जाती हैं, मगर यहाँ इस कहानी में एक ही घटना पर सारी कहानी लिख दी गई, एक ही पात्र है। तो नई कहानी जो है एक नए प्रयोग के कहानी लिखने का एक नया ढंग है, ये नया प्रयोग था और लेखक ने आज अपनी कहानी का विषय ढूंढ लिया था और इस तरह उन्होंने कहानी पूर्ण की। तो आशा करते हैं पाठ आपको रोचक लगा होगा, आनंद आया होगा आपको पढ़ के, और लखनऊ शहर के बारे में जो आपने वीडियो देखा था उसे देखकर भी आपको मज़ा आया होगा। आपने बहुत सारी नई बातें जानी होंगी लखनऊ शहर के बारे में, क्योंकि इस पाठ का शीर्षक था लखनवी अंदाज। तो इसलिए हमें लखनऊ का जो अंदाज़ है वो ज़रूर देखना चाहिए। कभी मौका लगे आप लखनऊ जाइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और इस शहर का जो घूम कर मज़ा लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे इस पाठ के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हैं, इनके उत्तर किस तरह लिखे जाने हैं। पहली बात, ये जो प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उनके 2 अंक होंगे। तो 2 अंक के अनुसार आपको 3 से 4 लाइन में, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं, आपको अपने उत्तर पूरे करने हैं। अब जो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसका उत्तर होगा कि जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़े तब पहले से ही जो व्यक्ति बैठे थे उस व्यक्ति ने ना तो लेखक को देखकर कोई उत्साह दिखाया और ना ही उनसे कोई बातचीत की। दूसरा काम क्या किया उन्होंने कि लेखक को अपने सामने आया हुआ देख के वो खिड़की से बाहर इधर उधर देखने लगे। तो ये जो उन्होंने व्यवहार किया, इसको देख के लेखक को लगा कि सामने वाला व्यक्ति उनके आने से खुश नहीं है और उनसे बातचीत नहीं करना चाहता, उसके अंदर लेखक से मिलने की, बात करने की जरा भी उत्सुकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये आपने इस पाठ में घटना देखी। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, इसके पीछे क्या कारण होंगे, आखिर उन्होंने खीरे को खाया क्यों नहीं, बिना खाए उसे फेंका क्यों। तो आप सिर्फ जानने की कोशिश हो रही है, आपको बताना है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। इंगित होता है संकेत करना। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो खीरा खिड़की से फेंकने के पीछे जो कारण हो सकता है, इसके 2 कारण बता सकते हैं हम लोग। पहला कि नवाब साहब शायद अपनी नवाबी शान और शौकत को बचा के रखना चाहते थे, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनको शायद अकेले इस तरह खीरा खाना पसंद नहीं था और इसीलिए उन्होंने खीरे को केवल सूंघ करके ही खिड़की से बाहर फेंक दिया होगा। उनका जो व्यवहार है, इससे हमको ये समझ में आता है कि इन्होंने जो अपनी नवाबीपन है इनके अंदर, नवाबी जो जो स्वभाव आदतें हैं, इस नवाबी स्वभाव को बनाए रखने के लिए कि वो नवाबों के खानदान के हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। तो इस तरह आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। यशपाल जी ने ये पाठ के अंत में बात लिखी है, पंक्ति, कि बिना किसी विचार, घटना, पात्र के भी कहानी लिख सकते हैं। तो आपको पूछा क्या जा रहा है कि क्या आप लेखक के इस बात से सहमत हैं। तो क्योंकि पूरी कहानी आपने पढ़ ली, इसमें जैसा वो कह रहा है ना कि बिना घटना, ज़्यादा घटनाओं के, पात्रों की कहानी हो सकती है, तो हमने पढ़ी नहीं कहानी, तो इसका उत्तर है कि हाँ, हम लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी कहानी को लिखने के लिए लेखक की रचनात्मकता, उसकी कल्पना, यही बहुत है। किसी कहानी को लिखने के लिए अधिक से पात्र, घटनाएं, ऐसा होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि लेखक चाहे तो वो एक छोटी सी घटना पर ही कहानी लिख सकता है, एक ही पात्र को लेकर सारी कहानी बना सकता है, तो ये संभव है। तो इसलिए हम लेखक की बातों से पूरी तरह सहमत हैं। और आखिरी प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। तो इसका उत्तर आप अपने इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। इस कहानी का शीर्षक है लखनवी अंदाज। आप इसके दूसरे और शीर्षक लिख सकते हैं, जैसे कि नवाबी शान या लेखक की नवाब से मुलाकात। इस तरह के शीर्षक आप बना सकते हैं जो इस कहानी पर पूरा मतलब मैच करे, सूट करे, ऐसा लगे कि कहानी का शीर्षक से कहानी जो है पूरी संबंधित है, जुड़ी हुई है, उसी को हम कहानी का शीर्षक बनाते हैं। तो आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं।
तो इस तरह ये पाठ जो है आपके प्रश्नोत्तर और सभी पूरे पाठ को जो है जिस तरह पढ़ा हमने, आशा करती हूँ आप उसे अच्छी तरह समझ पाए होंगे। धन्यवाद।